प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मित्र जो 5000 को नौकरी से निकाल दिया उनकी भी बात नहीं की है, और जो अनुमानित इन्होंने खर्चा बताया है उसी हिसाब से जो हम पे आरोप लगाते थे कि आपने इतना ऋण ले लिया, इतना ऋण ले लिया, अगर इन्होंने जो वाचन किया है अपने अंतरिम बजट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका अगर आप हिसाब देखोगे तो जो हमने किया उससे ज़्यादा का अनुमानित इन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में कर रखा। तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। केवल और केवल मोदी जी का नाम लेकर के ये अपनी लोकसभा के चुनाव की बेहतरीनी पार करना चाहते हैं, जबकि कौन से बढ़ाएं? क्या 13 जिलों में ही जो नए जिले बने हैं उनका ये उल्लेख कर रहे हैं, या पुराने जो जिले थे हमारे उनमें से 8 जिले इन्होंने 13 के 21 किए हैं? वो बात भी हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये बताएं, लोगों को गुमराह नहीं करें कि हम 21 जिलों की योजना बना रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बताएं कि पहले जो पानी का जो बंटवारा हुआ था 3510 MCF, वो पानी हमें मिलेगा या अब 2410 का ये जो MOU की सुनने में आ रही है, क्योंकि MOU तो आया नहीं, तो उस बंटवारे पे पानी मिलेगा? तो वो बताएं तो सही। MOU जनता के सामने लेके तो आए। विधानसभा के अंदर ERCP पे चर्चा होगी 1 घंटे की। 1 घंटे की चर्चा होने के बाद भी, 1 घंटे की चर्चा होने के बाद भी इन लोगों ने। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लेखानुदान की मांगे आज सदन में रखी और उन्हें पारित करा लिया गया है। दरअसल लेखानुदान की मांगे राजस्व और खर्चों का एक मेलजोल है जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पारित कराया गया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष जो अब समाप्त होने वाला है मार्च, और उसके बाद में चुनावी जो समय रहेगा तब तक विभिन्न विभागों के खर्चे सहित राज्य सरकार की जो खर्चे होते हैं उन्हें सदन की अनुमति जरूरी होती है। और आज सदन की अनुमति के साथ लेखानुदान की मांगे पारित कराने के साथ विधानसभा का यह सत्र जो चालू था यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल लेखानुदान की मांगे वैसे तो एक सीमित समय के लिए पारित कराई जाती है, लेकिन अब इसका रूप धीरे धीरे बजट से मिलता जुलता होने लगा है। और आज करीबन 1.25 घंटे तक वित्त मंत्री, जो राजस्थान में पहली वित्त मंत्री है महिला के रूप में, हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वित्त मंत्री थी, उनके पास वित्त विभाग था, लेकिन वे मुख्यमंत्री भी थी, लेकिन एक सेपरेट पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी का यह पहला प्रेजेंटेशन था। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत काफी अलग तरीके से हुई और दिया कुमारी ने लेखानुदान पढ़ते हुए, जो बजट स्पीच होती है उसको पढ़ते हुए कई बार टोका टोकी की प्रतिपक्ष के सदस्यों को, तो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी उन्हें बोलने नहीं दिया। स्थिति यह हुई कि विधानसभा अध्यक्ष को कई बार कोशिश करनी पड़ी सदस्यों को बिठाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विनती की कि पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री अगर बजट पढ़ रही है तो आप लोग उनका बजट पढ़ने दीजिए। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना था कि बजट भाषण में पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे बजट भाषण की जो परंपरा है वह यह है कि जो लिखा हुआ बजट भाषण होता है उसे पढ़ा जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन वित्त मंत्री लगातार टीका टिप्पणी कर रही है। वे बिना टीका टिप्पणी अगर बजट पढ़ेंगी तो कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। उसके बाद वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण आगे पढ़ना जारी रखा। दरअसल इससे बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि इसमें राहत के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, कुछ नई योजनाओं के लिए पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। खास तौर पर उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के वेट को लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस पर निशाने साधती रही है और कहती रही थी कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि जो भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधती थी वह निश्चित तौर पर अब पेट्रोल डीजल में वेट कम करके लोगों को राहत देगी, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने को लेकर एक शब्द भी वित्त मंत्री ने नहीं बोला। इसके अलावा
मेट्रो की बात थी, जयपुर मेट्रो को धन मिलने की बात थी। तो जो पहले 2 फेज हैं, जो विस्तारित फेज हैं, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड को जोड़ने वाला, उसे लेकर एक भी पंक्ति, एक भी शब्द नहीं बोला गया। लेकिन सीतापुरा से अंबावाड़ी का जो फेज है, जिस पर कई बार बात हो चुकी है, उसे विद्याधर नगर तक जोड़ते हुए नई डीपीआर बनाने की बात हुई है। तो इस पर यूडीएच मंत्री, जो पूर्व यूडीएच मंत्री है, शांति धारीवाल से बात की तो उनका यह कहना था कि इस फेज पर 3 बार डीपीआर बन चुकी है, हमने बनाई थी, उसके बाद में वसुंधरा राजे सरकार ने 2 बार डीपीआर बनाई, फिर हमने बनाई और अब फिर डीपीआर, उस पर काम नहीं हो रहा, सिर्फ डीपीआर की बात हुई है। यानी कि मेट्रो का जो विस्तार जयपुर की यातायात की समस्या को देखते हुए जरूरी है, वह लगता है कि फिलहाल जो दूसरा फेज शुरू होना है वह डीपीआर तक है, और जो विस्तारित फेज है जिनका शिलान्यास करते हुए अशोक गहलोत सरकार ने 993 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी थी, फिलहाल वह काम ही होगा, उस पर और धन की व्यवस्था की बात फिलहाल नहीं की गई है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़वा दी गई थी सरकार की ओर से, उन्हें फिर से बजट भाषण में शामिल किया गया है। उनमें प्रमुख है अन्नपूर्णा रसोई वाली बात। अन्नपूर्णा रसोई वाली बात जो 450 ग्राम भोजन की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम की गई थी, वह राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ दी गई थी, उसे दोबारा पढ़ा गया है और प्रति थाली उसकी सहायता जो है 17 रुपए से 22 रुपए कर दी गई है, ये उनमें जोड़ा गया है। वहीं पेपर लीक को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती रही थी और आज बजट भाषण में कहा गया है कि पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। वहीं एक जो घोषणा हुई है, इंपोर्टेंट घोषणा है कि मीसा बंदियों को भाजपा सरकार पेंशन देती है, उन्हें लोकतंत्र सेनानी बताकर, और कांग्रेस की सरकार उस पेंशन को हमेशा बंद कर देती है। ऐसे में यह पेंशन बंद नहीं हो, इसलिए सरकार लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना को लेकर एक अधिनियम बनाने की बात कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका विरोध करेगी, तय है। वहीं बात करें तो इस बजट भाषण में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रही और वह यह रही कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट भाषण में गत सरकार, पिछली सरकार इतनी बार बोला गया कि सामने बैठे हुए प्रतिपक्षी सदस्यों ने कई बार इस बात पर टीका टिप्पणी की कि जो बात राज्यपाल के अभिभाषण में आ चुकी है उसे बार बार क्यों बोला जा रहा है। वहीं अन्य जो योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, उसके अनुसार अब 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त उन घरों को दी जाएगी और बाकी सरकार या ऊर्जा विभाग अपने पास लेगा और लोगों को फिर उसे बेचेगा। वहीं ईआरसीपी को लेकर जो बात है, तो ईआरसीपी को लेकर पहले 13 जिलों में पानी की बात थी, लेकिन अब दिया कुमारी वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब यह 21 जिलों तक जाएगी। तो इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि जब पहले जो एमओयू हुआ है, ना तो वह सदन में आया है, ना मीडिया के पास आया है। एमओयू की बात हो रही है, उसमें पानी की बात हो रही है, अब 21 जिलों की बात हो रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट करेगी वे 21 जिले उन 13 जिलों में से नए बने जिले हैं या फिर 13 के अलावा जो पुराने 8 जिले हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि पढ़ा गया कि 21 जिले अब इस ईआरसीपी में शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक घोषणा हुई है गोपाल क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो गोपालक परिवार हैं उनको ऋण देने के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी भजनलाल सरकार, जिसे गोपाल क्रेडिट कार्ड का नाम दिया जा रहा है। वहीं एक बात और इस भाषण से स्पष्ट हो गई है कि आरपीएससी को भंग करने की बात जो बार बार विपक्ष पूछ रहा है, इसका जवाब इसमें मिल गया है, क्योंकि आरपीएससी वैसे भी संवैधानिक संस्था भंग नहीं हो सकती थी। लेकिन अब एक लाइन इसमें जो बोली गई है कि समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा, यानी कि आरपीएससी भंग करने वाली बात पहले भी संभव नहीं थी और अब स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि आरपीएससी का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो घोषणा की बात करें तो अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत और बटाईदार
किसान और खेतिहर जो मजदूर हैं उनके बच्चों को केजी से पीजी तक यानी कि कॉलेज तक की शिक्षा निशुल्क देने की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा, अहम घोषणा है। इसके अलावा बात की जाए घोषणाओं की तो एक और इंपॉर्टेंट घोषणा बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के लिए हुई है। वह है 1 से 8वीं तक के तमाम विद्यार्थी, वह किसी भी आय वर्ग के हों, उनके लिए और 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली जितनी भी छात्राएं हैं उनको स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए सरकार 1000 रुपए हर साल देगी, यानी कि 70 लाख विद्यार्थियों के लिए यह राशि रखी गई है। वहीं जो जयपुर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो जयपुर के नजदीक हाईटेक सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की घोषणा हुई है, लेकिन वह कहां बनेगी, किस रोड पे बनेगी, इस बारे में भी कोई जिक्र नहीं। इसके बारे में सरकार तय करेगी कि कहां जगह उपलब्ध होती है। वहीं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर के लिए गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा हुई है। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना एक चलाई गई है, जो गरीब परिवारों की बच्चियों का जन्म होगा तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उन परिवारों को दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अब तक 30% जो छूट मिलती थी रोडवेज में, वह 50% कर दी है किराए की छूट। इसके अलावा बात करें तो कुछ धार्मिक स्थलों के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है उनके विकास के लिए, लेकिन गोविंद देव जी कॉरिडोर के लिए सरकार, जो पिछली सरकार थी, 100 करोड़ की घोषणा कर चुकी थी। 100 करोड़ मानगढ़ धाम के लिए व्यवस्था कर चुकी। अब उन दोनों को भी इसी में शामिल करते हुए कुल 300 करोड़ में अन्य स्थान भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं जो बड़े शहर बनते जा रहे हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर, उनके लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने की बात भी की गई है। कुल मिलाकर यह एक बजट नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने बजट की तरह इसमें बहुत सारी घोषणाएं की है। लेकिन जो प्रमुख घोषणाएं थी और खुद भाजपा की पिछली सरकार की जो महत्ती योजनाएं कही जा सकती हैं, जैसे कि द्रव्यवती नदी है, वह 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर आधा काम हुआ था, कांग्रेस सरकार में रुक गया था। उस बारे में यहां कोई चर्चा नहीं हुई है। मेट्रो के 2 विस्तारित फेज के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ अंबावाड़ी से सीतापुरा के लिए डीपीआर बनाने की बात हो रही है। कुल मिला के देखा जाए तो इस पहले बजट में, कुल मिला लेखा कह सकते हैं या बजट भाषण में, दिया कुमारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ऐसा कोई विजन सरकार का पेश नहीं किया जिसे लेकर पीठ थपथपाई जा सके। ऐसे में अब सवाल उठाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सवाल उठाया गया है कि जो भर्तियों की बात कर रही हैं कि 70,000 नई भर्तियां होंगी, 1,10,000 ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और उन्हें सिर्फ अपॉइंटमेंट देना है। यह व्यवस्था तो हम करके जा चुके हैं। ऐसे में 70,000 नई भर्तियां कौन सी कर रही हैं, इस बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। हमारी बातों को फिर से यहां घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर अब सदन स्थगित हो चुका है, ऐसे में यहां चर्चा नहीं होगी। लेकिन जहां इस लेखानुदान को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, वहीं विपक्ष इस पर निशाना साधेगा, लेकिन वह सदन के बाहर होगा क्योंकि विधानसभा स्थगित हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।